इस वजह से यूट्यूब लाइव ऑन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आप अभी फिर से जुड़ सकते हैं। और उशली मैडम का फ़ोन कर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे 5 मिनट के लिए। जैसे ही लोग जुड़ते हैं वैसे ही हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये सेशन का इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको सेशन के एंड में समझ में आएगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं भी यूट्यूब लाइव फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। लाइव सेशंस तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन मैम ने रिक्वेस्ट किया कि एक बार हम लोग यूट्यूब लाइव पे करते हैं या फिर ऑनलाइन सेशन लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का अभी एग्ज़ाम टाइम है बच्चों का, और पेरेंट्स का पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किसी गैदरिंग में आना। और ऑलरेडी अभी बहुत कम समय बचा हुआ है बच्चों के एग्ज़ाम के लिए। मैम ने डिसाइड किया, और मैं बिंदु मैम का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनको। मैं वृषाली ॲक्च्युली कॉल कर मॅमला आणि त्यांना सांग यूट्यूब लाईव्ह चालू झाला है। बहुत सारे लोग शायद उस लिंक के थ्रू यूट्यूब पे गए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया है टेक्निकल इशू की वजह से। इसलिए मैं लाइव इस यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। हम लोग कुछ ही देर में शुरू करेंगे जैसे ही लोग आते हैं। और दोस्तों, आज का ये सेशन ये इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अभी का जो समय है वो इतना मुश्किल समय है, और ये मुश्किल समय जो है ना, ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, हमारे आसपास में जो चीज़ें घट रही है, जिस वजह से आज पेरेंट्स जो है वो बहुत डर में जी रहे हैं। वो डरते हैं बच्चों को बाहर भेजने में, नए लोगों से इंट्रोड्यूस कराने में। बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है एट ए टाइम, जिसकी वजह से हर पेरेंट एवरी पेरेंट वो फियर फील कर रहा है। और आजकल जो चीज़ें सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं, तो हर पेरेंट चाहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ में ऐसा कुछ ना हो। तो आज का ये जो सेशन है ये उसी रिगार्डिंग है। नंबर 2, जो बच्चे डिस्कनेक्ट होते हैं पेरेंट्स के साथ, कई बार मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स इतना एफर्ट्स लगाते हैं। मैं सच में जितने भी पेरेंट्स आज इस यूट्यूब लाइव में जुड़ने वाले हैं, मैं उनको सच में दिल से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और मैं इसलिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हो। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, और मैं समझता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी सारी चीज़ें करते हैं, कितने सारे एफर्ट्स लेते हैं। और इतने सारे एफर्ट्स लेने के बाद में जब वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके साथ रहे, और एंड में जब देखते हैं कि उनका एंड में मतलब जब उतरती एज होती है, जब 50-60 क्रॉस करते हैं, तब देखते हैं कि बच्चों को पेरेंट्स नहीं चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना है, वो अवॉइड करते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से पेरेंट्स को ट्रीट करते हैं। तब जाकर माँ बाप को शायद ये लगता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया, या ऐसी क्या गलतियां हुई जिस वजह से वो बच्चा डिस्कनेक्ट हुआ। इवन डिस्कनेक्ट का मतलब मेरे नज़रिए में ये भी है दोस्तों, कि आज हम लोग जो भी क्रिमिनल्स हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं, वो चाहे मर्डरर हो, वो चाहे रेपिस्ट हो, वो चाहे बैंक मतलब धोखा देने वाले लोग, फंसाने वाले लोग, या फिर जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं हम जिनको देखते हैं, अगर आप उनके बैकग्राउंड को थोड़ा सा नोटिस करें, ये जो लोग हैं, जो खूनी, मर्डरर, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, अगर आप उनके बैकग्राउंड को फोकस करें, तो ये वो लोग हैं दोस्तों जो डिस्कनेक्ट हुए हैं। ये डिस्कनेक्ट हुए हैं पेरेंट्स के, ये डिस्कनेक्ट हुए हैं स्कूल से, टीचर्स से, अच्छे फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव्स से, और अच्छे समाज से। सबसे इंपॉर्टेंट समाज से, संस्कृति से, हमारी परंपरा से। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हर धर्म एक अच्छी चीज सिखाता है। और इंसान जब धर्म से टूट जाता है, या फिर उसके मजहब से, उसकी सिखाई हुई बातों से टूट जाता है, उसके घर परिवार, परंपरा, संस्कृति से टूटता है, और उस वजह से उसके माइंड में जो घृणा निर्माण होती है, जिस वजह से वो एक क्रिमिनल माइंडेड बन जाता है। ये क्यों हो रहा है, ये डिस्कनेक्ट बच्चा होता कैसे है एग्जैक्टली, आज के सेशन में ये भी मैं एक बताने वाला हूं। नंबर 3, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा इंसान बने, लेकिन वो बन नहीं पाता। जैसे पेरेंट्स होते हैं कई बार वैसा वो हो नहीं पाता है। पेरेंट्स बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और वो बहुत एरोगेंट होता है। ऐसी कई सारी समस्याएं होती है पर्सनालिटी के रिगार्डिंग भी बच्चों के, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा झूठा ना बने, मेरा बच्चा डेयर्ड बने, मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट बने, मेरा बच्चा स्मार्ट बने, मेरा बच्चा होशियार बने, मेरे बच्चे के लिए पता नहीं क्या करियर होगा। और ऐसे कई सारे सवालों को लेकर पेरेंट्स कई बार मुझसे बात करते हैं, मुझसे
कांटेक्ट करते हैं, वो चाहे काउंसलिंग के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो। लेकिन हर पेरेंट के माइंड में ये सवाल जरूर होता है कि आज का ये जो समय चल रहा है, ये समय में अपने बच्चों को हम कैसे डेवलप करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें, अपने बच्चों में एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे निर्माण करें। और इसीलिए हर पेरेंट कोशिश करता है। लेकिन समस्या यह है कि आज का ये जो टाइटल मैंने दिया है ना, सक्षम पालक समृद्ध पाल्य, मतलब अगर पालक सक्षम होगा तो वो जो बालक है, पाल्य है, वो समृद्ध होने से रोक ही नहीं सकते। लेकिन सक्षम पालक का मतलब क्या? सक्षम पालक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो पेरेंट्स अच्छी फीस भर सकते हैं, अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, बहुत सारा खर्चा कर सकते हैं, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सक्षम का मतलब ये है कि क्या वो पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे की परवरिश कैसे होनी चाहिए, क्या वो पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चों को वो संस्कार दे पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि पेरेंट्स के पास में बच्चा मतलब उस कुम्हार के पास में मिट्टी इस प्रकार ही है दोस्तों। उस मिट्टी को कैसे आकार देना है, कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है, ये पूरी तरह पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये पूरी तरह पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का। मतलब टीचर, पेरेंट, सोसाइटी, ये ट्रायंगल में जब बच्चा डेवलप होता है और ये तीनों चीजें, तीनों, पेरेंट अपना रोल अच्छे से प्ले करे, टीचर अपना रोल अच्छे से प्ले करे, समाज अपना रोल अच्छे से प्ले करे। समाज इन द सेंस उसके आसपास के लोग, पेरेंट्स को छोड़कर जो भी लोग हैं, मतलब जो लोगों में वो रहता है, उठता है, बैठता है, दोस्त, उसके रिलेटिव जो भी उसको उसके साथ में आते हैं, बात करते हैं, वो सब जब ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है ना, क्योंकि इसमें से एक भी कड़ी अगर टूटी है, एक भी, अगर पेरेंट्स ने प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं की तो भी बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर पेरेंट्स ने पेरेंटिंग अच्छे से की लेकिन टीचर ने अगर उसको सिखाते समय, पढ़ाते समय उसको कन्विंस नहीं किया इस बात के लिए कि आपको पढ़ना है, आपको बड़ा बनना है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो कई बार ये देखा है कि बच्चे शुरुआती दौर में स्कूल से भी ब्रेक हो जाते हैं, स्कूल से भी डिस्कनेक्ट होते हैं। आज बहुत सारे टीचर्स भी स्कूल के बहुत जुड़ने वाले हैं, तो मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बड़ा रोल है। एक टीचर भी एक पेरेंट की तरह बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप काफी लोग आ गए होंगे। वृषाली मैडम से बात हुई? ओके ओके। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुमित रुकुड़कर, मैं एक पेरेंटिंग कोच हूं, बिजनेस कोच हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं और करियर काउंसलर हूं। और पिछले 12 सालों से मैं इस फील्ड में हूं। अभी रिसेंटली मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में गया था, तब मैम से मेरी मुलाकात हुई थी। एक सेशन की रिकॉर्डिंग मैं गया था वहां पे, और बहुत शानदार सेशन हुआ। और मैम इतना बिजी शेड्यूल में भी मैम ने वो सेशन अटेंड किया। और जब हमारा एक डिस्कशन हुआ और मैंने उनको इंपॉर्टेंस इस चीज का बताया, तो उनका भी इस चीज को बहुत उन्होंने सराहा कि हाँ, पेरेंटिंग होना चाहिए, अच्छी पेरेंटिंग बिल्कुल होना चाहिए। तो विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि सर आप खुद इसमें इनिशिएटिव लीजिए और एक अच्छा सेशन हम लोग करेंगे। सो मैं बिंदु मैम आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूं, और सारे टीचर्स का जिन्होंने आज का इस सेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए, और सारे पेरेंट्स जो जुड़े हैं या फिर आगे आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन हमें शुरू करना है, इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट आज के इस सेशन में 3 चीजों को जरा हम लोग दूर रखेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 1, एज। आपकी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है, आप मुझसे छोटे हैं, बड़े हैं, इसका आज के इस सेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। नंबर 2, आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्मार्ट है, होशियार है, आपके पास में कितनी डिग्री है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास में क्या नॉलेज है, उसका भी आज के इस सेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। नंबर 3, पैसा, प्रॉपर्टी, स्टेटस, और जो भी पद प्रतिष्ठा पे आप हो, तो पद प्रतिष्ठा, पैसा, इसका भी आज के इस सेशन से कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा। ये जो कर रहे हैं हम लोग, ये आपके बच्चे के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं, उसको अच्छे संस्कार कैसे मिले। और मैं गारंटी करता हूं मैं, और आज का ये जो सेशन होने वाला है ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कई बार हो सकता है कि मैं आपकी कोई गलतियां बताऊं तो किसी का भी ईगो हर्ट ना हो। एज ए स्टूडेंट आपको आज का ये सेशन अटेंड करना है। डियर पेरेंट्स, आप लोग बहुत एफर्ट्स करते हो, मैं सच में सैल्यूट करता हूं आपके एफर्ट्स के लिए, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं भी एक बाप हूं। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना सैक्रिफिकेशन करते हैं, कितनी एफर्ट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद में हार जाते हैं तब जब बच्चा ये कहता है कि मैंने नहीं कहा था आपको मुझे जन्म दीजिए,
मैंने नहीं कहा था आपको आप मेरे लिए ये सब करिए। और जब बच्चा उस एज में, जिस एज में पेरेंट्स को सच में उस बच्चे की जरूरत होती है, जब वो बच्चा उस एज में उनके साथ नहीं होता है, तब टूट जाता है बाप, तब बिखर जाती है वो माँ, जिसको लगता है ये वही बच्चा है जिसको मैंने अपने गोद में खिलाया पिलाया, जिसको चलना सिखाया, जिसको हंसना सिखाया, जिसको बोलना सिखाया, इसको इसके लिए सारी सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश की, जो भी हमारे हैसियत में बैठ रही थी, जो भी आपकी कंडीशन में थी, आप वो सब कुछ कर लिया। और ऐसा क्या हो गया कि वो बच्चा टूट रहा है, वो बच्चा आपसे बिखर रहा है, आपसे डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो आज ऐसे सारे सवालों पर मैं जवाब देने वाला हूं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, आप इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रही है कि आपका बच्चा जो भी आगे बनने वाला है, जो भी, वो आपका रिफ्लेक्शन है। क्योंकि 18 टू 19 आवर्स बच्चा जो होता है, अगर ट्यूशन के भी आवर्स छोड़ दिए तो 15 टू 16 आवर्स बच्चा जो होता है वो आपके पास में होता है। 5 टू 6 आवर्स जो बच्चा होता है वो टीचर्स के पास में होता है। सो टीचर का काम है उसको पढ़ाना, उसको लिखाना, उसके एजुकेशनल ग्रोथ के लिए इनपुट्स देना, उसको मॉरल उसका डाउन ना हो, उसको मोटिवेट करना, उसको पढ़ाई में कोई तकलीफ तो नहीं। क्योंकि पहला रोल मैं टीचर का बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है हर टीचर एक पेरेंट है और होना भी चाहिए, अपने बच्चों के लिए नहीं तो स्कूल में जो बच्चे हैं उनके लिए भी। मैं मानता हूं कि एक टीचर और इतने सारे बच्चे हैं, फोकस नहीं कर पाता, लेकिन एटलीस्ट क्या एज ए टीचर हम लोग ये रोल प्ले करेंगे, क्योंकि बाद में मैं पेरेंट्स के लिए बोलने वाला हूं, क्योंकि सभी टीचर सभी जुड़े हैं, तो कि क्या हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि अगर हमारी क्लास में 25 30 50 बच्चे कोई भी हो, उसमें से अगर कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो वीक होगा, तो क्या हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि वो वीक क्यों है, वजह उसको बार बार प्रेशराइज करने के, वजह उसको बार बार पनिश करने के, वजह उसको बार बार उसके पेरेंट्स को बुलाकर उसकी कंप्लेंट करने से बेटर उसको पूछो कभी कि बेटा आपको मैथ्स क्यों नहीं समझ में आती, बेटा आपको क्या समझ में आता है, चलो बेटा आपको एजुकेशन नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है क्या, आपको पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। क्योंकि आज का समय हम लोग खुद देख रहे हैं, पहले एक टाइम था कि पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, आज एक टाइम है कि पढ़ लिख कर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सो आज के टाइम में उस बच्चे के साथ में ये कम्युनिकेशन टीचर का पहले होना चाहिए कि बेटा आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इट्स ओके। मैं ये सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूं, मेरा बच्चा भी जब पढ़ना नहीं चाहता है, अवॉइड करता है, या फिर अभी 2 दिन पहले की बात है, वो बोल रहा था मुझे स्कूल में नहीं जाना, मुझे हिंदी के एग्जाम में मुझे डर लगता है क्योंकि उसका हिंदी वीक है। सो मैंने उसको एक ही चीज बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ देते एजुकेशन, कोई इश्यू नहीं, दूसरा कुछ करना है, उसको उसको मोटिवेट करो, हो सकता है उसके अंदर कोई और प्रतिभा हो सकता है कोई और क्वालिटी हो। सो मैं टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बच्चा कोई एजुकेशन में वीक है, कोई सब्जेक्ट में वीक है, उसका मॉरल डाउन मत होने दीजिए, उसको बाकी बच्चों के सामने उसको इतना इंसल्ट मत फील कराइए कि वो बच्चा जो कर सकता है वो भी ना करे। ये मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं टीचर्स के साथ। आज थोड़ा सा टीचर्स का एक एटीट्यूड भी बदलना जरूरी है। जैसे एग्जांपल, ये पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स का भी सपोर्ट कई बार टीचर को नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए एक पहले समय था कि अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहे और कोई बच्चा अगर म्याऊं करके आवाज निकाल रहा है, तो कोई टीचर क्या करते थे, उसको पनिश करते थे। आज क्या जरूरी है, मैं ये कहना चाहता हूं, आज मैं ये मानता हूं कि अगर आप पढ़ा रहे हो और कोई बच्चा ऐसी आवाज निकाल रहा है, तो उसको वजह उसकी पनिशमेंट देने के थोड़ा सा उसको सामने लेकर आइए, सामने लेकर आके बोलिए कि यार मुझे ऐसा सच में लगा कि बिल्ली तो नहीं घुस गई क्लासरूम में, और आप बहुत अच्छा आवाज निकालते हो सकता है आगे जाके वो वॉइस मॉडलर बनेगा, हो सकता है एक वॉइस आर्टिस्ट बनेगा, हो सकता है और भी कई सारी आवाज निकालकर एक मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकता है। तो हमें इस तरीके से बच्चों को टर्न करना है, हमें उनके अंदर की जो क्वालिटीज है उसको बाहर लाने के लिए ये करना पड़ेगा। क्योंकि हर बच्चा स्मार्ट नहीं होगा, हर बच्चा आईआईटी में नहीं जाएगा, हर बच्चा मेडिकल में नहीं जाएगा, हर बच्चा यूपीएससी में स्पर्धा परीक्षा में जाके कलेक्टर नहीं बनने वाला है। कोई बच्चा म्यूजिक में जाएगा, कोई बच्चा खेलकूद में जाएगा, कोई बच्चा अपने इंटरेस्ट को लेकर आर्टिस्ट बन सकता है। सो ये भी नजरिया टीचर्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है कि अगर कोई बच्चा वीक है, और ये पेरेंट्स भी सुनिए, पेरेंट्स को भी सुनना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स का भी वही होता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब जाते हैं तो हाँ अच्छा क्या किसमें मार्क्स अच्छे हैं, किसमें कम है, अरे उनको पूछो मेरा बच्चा पूछता है क्या, सवाल पूछता है क्या, मेरा बच्चा ठीक से रहता है क्या,
देखो एक बात कभी भी याद रखिए डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, आप लोगों का बॉन्डिंग अगर नहीं है तो उसका बुरा इंपैक्ट उस बच्चे को 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। अगर कुछ स्कूल में कुछ हो जाता है बच्चे के साथ में और पेरेंट्स आकर झगड़ा करने के मोड में चले जाते हैं तो यह बहुत गलत है। पेरेंट्स, आपको टीचर्स के साथ में एक अच्छा बॉन्ड बना के रखना है, टीचर्स के साथ में एक अच्छा कम्युनिकेशन रखना है, उनसे उसके सिर्फ मार्क्स परसेंटेज वो पढ़ाई में कैसा है इसके अलावा एज ए ह्यूमन कैसा है, वो शेयर करता है क्या मैम, वो मस्ती करता है क्या मैम, वो ग्राउंड पर चुप बैठता है क्या या फिर पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड होता है क्या, वो हंसता है क्या, रोता है क्या, आप उसके पर्सनैलिटी के बारे में भी पूछिए पेरेंट्स। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो कितने मार्क्स मिल रहे हैं और सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं, उसके अलावा भी उन टीचर्स को पूछिए, क्योंकि स्कूल में बच्चों का पर्सनालिटी कई बार अलग होता है, घर में अलग होता है। बच्चे घर में शांत होते हैं या तो बहुत वाइब्रेंट होते हैं स्कूल में, या तो स्कूल में शांत होते हैं और घर में वाइब्रेंट होते हैं। सो ये भी हमें देखना है। अभी रिसेंटली मेरे बच्चे के स्कूल में एक हादसा हुआ, एक छोटा सा बच्चा गिर गया। अब वो खेलते खेलते गिर गया, लेकिन पेरेंट्स ने इतना बड़ा उस चीज का इशू किया, टीचर का ध्यान नहीं होता, ये नहीं होता। मुझे आप बात बताइए पेरेंट्स, अगर आप खुद टीचर है, 25 बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चा घर पे भी गिर सकता था, तो वो वहां पे गिर गया। आपको लड़ने से बेहतर है आपको एक ट्यूनिंग सेट करनी है। कई बार मैंने ये चीज देखी है, ये गलती कभी भी मत करना पेरेंट्स, क्योंकि उस टीचर के हाथ में आपके बच्चे का एजुकेशनल ग्रोथ होता है। एक बार क्या हुआ, एक एग्जांपल की बात बता रहा हूं। एक पेरेंट्स है, उनके साथ में बच्चा बोला कि आज मुझे टीचर ने मारा, आज मुझे टीचर ने मारा, पनिश किया, डांटा। तो इसमें पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए? जनरली पेरेंट्स का रोल यह होना चाहिए, जैसे मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि मुझे टीचर ने पनिश किया, परसों की बात है, हिंदी टीचर ने। सो मैंने उसको पहले यह पूछा कि तूने क्या किया, ये बता। तूने मस्ती तो नहीं की, तूने गॉसिपिंग तो नहीं की, तूने मारा पीटी तो नहीं की। लेकिन उसके अलावा कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, अच्छा ऐसा बोला टीचर ने, ऐसा पनिश किया, मैं टीचर को आके देखता हूं। बच्चे को क्या मैसेज दिया आपने? बच्चा स्कूल में जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है, अरे मेरे पापा आने वाले और वो टीचर को बताने वाले। क्या टीचर की रिस्पेक्ट रखी आपने? सो इस जगह पे पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की हर बात पे भी भरोसा मत करिए। मैं खुद ये कहता हूं कि बच्चा जो बताता है उसको गौर से सुनिए, समझिए, लेकिन कई बार बच्चे झूठ भी बोलना सीखते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, मैं सारे सवालों के आपके जवाब देने वाला हूं। लेकिन यहां पे आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स, कि बच्चा जो बता रहा है वो कितना सच है, लेकिन सुनना जरूरी है। ये बात मत करिए कुछ सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वो बात की बात है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। बच्चे को सुनिए। अब आते हैं पेरेंटिंग पे। आज के समय में जो बच्चे डिसकनेक्ट हो रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है? क्या आपने कभी गौर किया है? और मैं तो पेरेंट्स को सीधी बात करता हूं कि अगर आपके बुढ़ापे में आपका बच्चा आपको साथ में नहीं रख रहा है तो याद रखिए, आपने जितनी भी संपत्ति आपके जीवन में कमाई होगी वो जीरो है। आपने कुछ नहीं कमाया। अगर आपने उस बच्चे को नहीं कमाया तो कुछ नहीं कमाया। आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं मानता हूं उस बच्चे को सुविधाएं देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सुविधाएं देने के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए आप कमा लेंगे, लेकिन वो बच्चा जिसके लिए आप ये कर रहे हैं अगर वही हाथ से छूट गया तो क्या फायदा? अगर वो बच्चा ही आपका ना रहा तो क्या फायदा? अगर वो बच्चा ही गलत ट्रैक पे चला गया तो क्या फायदा? अगर वो बच्चा ही बुरी संगत में लग गया तो क्या फायदा? इसलिए डियर पेरेंट्स, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं, सबसे पहली चीज, उतना पैसा कमाइए जितना आप जीने वाले हैं। नंबर 2, उतना ही पैसा कमाइए जितना पैसा कमाने के लिए जितना समय देना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ रुपए अपने जीवन में कमा रहे हैं, मेरा कहना है 50 लाख ही कमाओ, लेकिन जो 50 लाख जो बचे हुए हैं उसको कमाने के लिए जो समय देने वाले हैं वो अपनी असली प्रॉपर्टी को दो। और ये रियल प्रॉपर्टी आपकी गोल्ड, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका घर, प्लॉट्स, शेयर्स, ये नहीं है। हमारी रियल प्रॉपर्टी है हमारे बच्चे, रियल प्रॉपर्टी है। और उसमें इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग? उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमें समय।
उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमें इमोशंस। उस बच्चे के साथ में बैठो, उस बच्चे के साथ में बात करो, क्यों बच्चे आज झूठ बोल रहे हैं, मैं रीजन बताता हूं। और झूठ बोला एक बार तो चल जाएगा, लेकिन सबसे गलत क्या है पता है? अगर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया और वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें अगर आपसे छुपाने लग गया, तो ऐसे इंसिडेंट होंगे जो आप टीवी पे देख पा रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट होंगे, ऐसी चीजें होंगी वो आपसे छुपाएगा। और कभी अगर क्रिमिनल माइंडेड अगर वो हो गया, क्राइम हो गया, वो आपसे और चीजें छुपाएगा। मेरा इसके पीछे रीजन ये है, मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा आपके घर में है, वो बच्चा आकर अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो वो आकर आपको शेयर करे, आपसे बात करे, दिल खोल के आपको बताए। उसके माइंड में ये डर ना हो कि मैं पापा को कैसे बताऊं। ऐसा माहौल आपने तैयार करना है। लेकिन समस्या क्या है डियर पेरेंट्स? आपसे एक गलती हमेशा से हो रही है। मान लीजिए एग्जांपल, छोटा सा बच्चा स्कूल में उसके साथ कुछ हो जाता है, कुछ अच्छा या बुरा। वो स्कूल से आता है, घर पे आते ही बैग रखते ही मम्मी के पास जाता है, मम्मा 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 आपको पता है हमारे स्कूल में क्या हुआ? मम्मा बोलती है चल जा, स्कूल से आया कपड़े बदल, चल जा, वो बैग रख, ये कर वो कर। मम्मा अपना बोलकर निकल जाती। फिर वो खेलने में लग जाता है, इधर उधर लग जाता है। शाम होती है, पप्पा आते, पप्पा के पास में जाता है, पापा 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 आपको पता है आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? चल जा अपना काम कर, कब से आया ये वो। इस तरीके से जब उसको आप ट्रीट करते हो, तब उसको क्या मैसेज जाता है पता है? उसको ये मैसेज जाता है कि आपके माँ बाप आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर उसके साथ हुई घटना वो कहाँ बताएगा? जाहिर सी बात है बाहर बताएगा। और जब बाहर बताएगा तो बाहर उसको गाइड करने वाला जो कुछ भी है, क्या आपको गारंटी है वो सही गाइड करेगा? आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। आज के समय में एक एग्जांपल लेते हैं। आज के समय में अभी 14 फरवरी हुआ, वैलेंटाइंस डे हुआ। एक घटना मैंने यूट्यूब इस पे रील्स में देखी कि एक आशिक ने अपनी लवर को प्रपोज किया, उसने मना किया, इसलिए उसके फेस पे एसिड डाल दिया। ये घटना अभी जस्ट रिसेंट हुई और ऐसी कई सारी घटनाएं हुई है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए उस बच्चे की जगह आपका बच्चा है, और अगर ऐसा कुछ उसने किया होता, तो ये एसिड फेक, ये सजेशन क्या माँ बाप ने दिए होंगे? क्या उसके टीचर ने दिए होंगे? किसने दिए होंगे? ये होगा कोई दोस्त, कोई बाहर का। अच्छा उसने मना किया तेरे को, जला डाल, एसिड डाल, ऐसा कर वैसा कर। दोस्तों, जब आप अपने बच्चों को समय नहीं देते, उनकी बातें गौर से नहीं सुनते, चाहे वो कितनी भी चाइल्डिश बात क्यों नहीं कर रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा बच्चा कुछ भी बताता है मैं उसको सुनता हूं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बड़े लोग बात कर रहे, वो बीच में बोलता है, तो उसको बोलो कि बेटा रुको, या तो फिर उसको पहले सुन लो। लेकिन सुनो, हर बच्चा अपने माँ बाप के पास में आके पहले झूठ नहीं बोलता है। पहली बार जब वो बच्चा कुछ बताता है, उसको पता ही नहीं है सच क्या है झूठ क्या है, उसको नहीं पता है। वो आके सिर्फ बताना जानता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। क्योंकि अगर उस सिचुएशन को इस तरीके से आपने हैंडल किया, इसके बाद में अगर ऐसा तूने किया ना, तो देख लेना। इसका मतलब क्या है? आपने उसको एक मैसेज दिया कि बेटा अगली बार झूठ बोलना, सच मत बोलना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने घर में सबसे पहली चीज हमें करना है कि बच्चों को सुनना है। सिर्फ सुनना नहीं है, गौर से सुनना है। उनको इंपॉर्टेंस दिखानी है कि हम आपको सुनते हैं, समझते हैं। समझना ही तो जरूरी है। आजकल मैं तो सिंपल सी बात, मेरे स्पीचेस में भी आप यूट्यूब पे देख लीजिए, जितने भी स्पीच हुए, मैं सब स्पीच में एक ही चीज बोलता हूं पेरेंट को कि बच्चों को समझाना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा उनको समझना इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे हैं यार। आप एक बात बताइए, मस्ती वो नहीं करेंगे? कौन करेगा? वो दिन भर मस्ती करता है, वो दिन भर मस्ती करता है। अरे मस्ती वही करेगा, हमारी एज नहीं रही है अभी मस्ती करने की। आप उसकी गलती क्या है? वो बच्चा है। और आप इस तरीके से बात करते हैं जैसा आप बच्चे थे तो आप बहुत शालीन थे, आप बहुत डिसिप्लिन थे। क्या आप भूल चुके हैं कि आपने मस्ती नहीं की? क्या आप भूल चुके हैं कि आपने भी चीजें फेंकी नहीं है, तोड़ी नहीं है, आपने मारा पीटी करी नहीं है? जो भी है, वो बच्चा है। उस बच्चे की उम्र में जो जो चीजें होती है वो होगी, वो नॉर्मल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि कई सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि कहते हैं कि सर मेरा बच्चा ना बहुत ही शाय है, मेरा बच्चा ना बहुत ही साइलेंट है, बिल्कुल मस्ती नहीं करता सर, क्या करूं समझ में आता नहीं सर। आप कुछ ऐसा बताइए कि मेरा बच्चा ना मस्ती करने लगे। कुछ पेरेंट्स आते हैं, सर मेरा बच्चा ना बहुत ही डेंजर है, मेरा बच्चा ना बहुत ही मस्ती खोर है, मेरा बच्चा ना बिल्कुल चुप नहीं बैठता, बहुत ही चंचल है। आपको चाहिए क्या? एक माँ बाप आ रहे कह रहे बहुत शांत है,
दूसरे माँ बाप आ रहे हैं, कह रहे हैं बहुत मस्ती कर रहा है, आपको चाहिए कि आपको रोबोट चाहिए परफेक्शन वाला, या आपकी जो रिमोट कंट्रोल पे बैठ बोला तो बैठेगा, खड़ा हो बोला तो, अरे वो बच्चा है, वो उसका नेचर है। आप इस चीज को समझिए। और ये चीज कंपैरिजन, जो तीसरा पॉइंट मेरा मैं जिस पे आ रहा हूं, ये कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। क्योंकि दूसरे का बच्चा मस्ती कर रहा है, उसको देख के मेरा बच्चा क्यों शांत बैठा, क्योंकि आपके बच्चे का स्वभाव है शांत बैठना। शांत बैठेगा, अगर वो शांत है तो उसका नेचर है, उसको जो लगता है मस्ती करनी वो वहां पे करेगा। अगर आपका बच्चा मस्ती कर रहा है तो वो उसका नेचर है, आप उसको खेलकूद में डालिए। आपका बच्चा शांत है तो उसको पढ़ाई में अच्छा शायद करेगा, चेस में अच्छा शायद करेगा, जहां पे साइलेंटली चीजें करनी है वहां पे अच्छा करेगा। सो आप अपने बच्चे के क्वालिटीज को मारिए मत, खत्म मत करिए। उसके अंदर जो क्वालिटीज है उसी क्वालिटीज को लेकर आप उसको आगे बढ़ाइए। ये नहीं, ये कोई इंजेक्शन नहीं है या कोई वैक्सीन नहीं है कि नई क्वालिटीज उसमें भर दो, ऐसा नहीं है। उसका उसका परसेप्शन है, उसका उसका इंटरेस्ट है, उसका उसका नजरिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे पेरेंट्स, ना जाने हर साल कितने तो भी 11th-12th के बच्चे मेरे को फोन करके रोते, लिटरली रोते कि सर आप प्लीज पापा को समझाओ, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, पापा बोल रहे तेरे को यही करना है, तेरे को वही करना है। क्यों क्यों लादा जा रहा है उन पर करियर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपका बच्चा, मैं कितने लोगों को जानता हूं 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है उनका, बट दे आर नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट का क्षेत्र नहीं था, उनको उस काम करने में वो काम लगता था, खुशी नहीं लगती थी। दे आर नॉट पैशनेट, इस वजह से उनको वो काम ढोना लगता है। बस 10 से 5 कप बचते, बोर हो रहे वो। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो आने वाले समय में खुश रहे, मैं चाहता हूं मैं मेरा बच्चा खुश रहे। और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने या फिर कोई छोटा मोटा काम, मैं तो छोटा मोटा काम समझता ही नहीं। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा खुश रहे, चाहे वो कोई भी काम करे अच्छा, जिससे उसको उसके बेसिक नीड्स पूरी हो, जिसकी वजह से उसको समाज में सिर उठाकर जीने के लिए वो तैयार हो। मैं ये चाहता हूं। और मैं आपको भी यही चीज बोलूंगा कि लोग क्या कर रहे हैं, इसका बच्चा उसने सीए किया, इतना कमा रहा है, मेरा भी बच्चा सीए कर रहा। किसी प्रोग्राम में गए, कलेक्टर बन गया, मेरे को बच्चे को कलेक्टर बनाना है। उसका बेटा डॉक्टर बन गया, मेरे बच्चे को डॉक्टर। अरे यार, आपका बच्चा नहीं है उस मॉड्यूल में, नहीं है वो, उसका इंटरेस्ट एरिया ही नहीं है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। और उसका इंपैक्ट देख रहे हैं आप? बताऊं उसका इंपैक्ट क्या है? जरा कोटा में कितनी आत्महत्याएं हो रही है, कितनी सुसाइड्स हो रहे हैं, आप देखिए जरा। कोटा की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कोटा की नहीं, ऑल ओवर इंडिया। क्यों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? करियर का प्रेशर, और वो बच्चा उस फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहा है, और पेरेंट्स बोल रहे हैं हमने पैसे भरे। आपने पैसे भरे आपके सेटिस्फैक्शन के लिए भरे। आप अपनी होप, आप अपने ड्रीम्स कृपया करके उस पर लादिए मत, थोपिए मत। मैं बहुत बहुत शालीनता से, मैं बहुत रिक्वेस्ट करके आपसे बात कर रहा हूं, बहुत रिक्वेस्ट करके। क्योंकि इस चीज का इतना गुस्सा मुझे तब आता है जब मुझे बच्चों के फोन आते हैं, लिटरली इतना रोते हैं बच्चे कि सर मुझे नहीं करना है, सर मुझे नहीं समझ में आता है, सर मुझे नहीं जाना है। एक बच्चे का अभी 8 दिन पहले, 10 दिन पहले मुझे एक फोन आया। वो बच्चा लिटरली डिप्रेशन में इसलिए है क्योंकि अभी तो 10th की एग्जाम है। उसके पापा बोल रहे तू आर्ट्स नहीं लेना है, तेरे को साइंस ही लेना है। उसको इंटरेस्ट है आर्ट में। अब उसके पापा बोल रहे नहीं तू साइंस ले, क्योंकि साइंस लिया मतलब होशियार, साइंस मतलब स्मार्ट, साइंस मतलब बच्चा होशियार है, स्मार्ट है। साइंस का इंप्रेशन ही वैसा बना के रखा। क्यों भाई? एक फील्ड है, जैसा आर्ट्स है, जैसा कॉमर्स है, जैसा फार्मेसी है, जैसा एग्रीकल्चर, एक फील्ड है साइंस। उसका ईगो बना लिया है समाज ने, साइंस कर रहा है, अरे वाह वाह वेरी गुड। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग लता मंगेशकर को क्यों पूछते, सचिन तेंदुलकर को क्यों पूछते, धोनी को क्यों पूछते, ना जाने कितने अच्छे अच्छे, जॉनी लीवर को क्यों इतना लोगों का सम्मान मिलता, आज इतना फेमस है वो, राजू श्रीवास्तव। ये लोग जो इनकी प्रतिभाओं को लेकर ये जो सामने आए हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स है, ये कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर की कला को जागृत किया, जिन्होंने अपनी अंदर की कला को समझा और उस कला को अपना प्रोफेशन बनाया। क्योंकि आज उनको काम लगता ही नहीं है। आज मैं जिस प्रोफेशन में हूं, मैं इस प्रोफेशन में मैं पिछले 12 साल से हूं, आज भी मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, महसूस ही नहीं होता कि मैं काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। मेहनत है, कर रहा हूं, एफर्ट्स है, कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूं। मुझे बर्डन नहीं आता इस चीज का, मुझे टेंशन नहीं आता।
आज ये मेरा फर्स्ट फेसबुक लाइव है, यूट्यूब लाइव है। हाँ, मुझे बर्डन किस चीज का था? सेशन का नहीं था। मुझे बर्डन इस चीज का था कि प्रॉपर चीजें रन वो हो नहीं पाई तो मुझे टेंशन आ गया था कि यार मैं ये कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है, टेक्निकल कुछ इशू आ गए, वो लिंक पे हो नहीं पाया। लेकिन ठीक है, हमें बच्चों को संघर्ष करना सिखाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 जो मैंने कहा था कि कंपैरिजन। पता है आप समझते कंपैरिजन से क्या होता है? नहीं समझेंगे आप, और आपको समझना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि आज का सेशन की नींव है ये चीज। कंपैरिजन करने से बच्चा टूट रहा है, स्पॉइल हो रहा है, टोटली स्पॉइल हो रहा है। उस बच्चे में जो अच्छा है आप उसको अप्रिशिएट ना करते हुए दूसरे बच्चे में क्या अच्छा है आप उसको बार बार वो चीज बता रहे हैं। आपके बच्चे में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आप सोचिए जरा, दे देख, वो देख, वो देख, वो देख, ये क्या कर रहा है, वो देख, उसने ऐसा किया, वो देख, तेरे को ये क्यों नहीं आ रहा। हमें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक दो बार ये गलती मुझसे भी हुई है। मेरे दोस्त की एक बच्ची है, उसने बास्केटबॉल की तरह वो बॉल ये किया, तो मैंने तुरंत मेरे बेटे को बोला, स्वराज को, स्वराज तेरे को क्यों नहीं आता? नहीं, मुझे लगा, मुझे महसूस हुआ यार मैंने गलत किया ही, शायद वो और किसी चीज में बहुत अच्छा है जिसमें वो बच्ची नहीं होगी। हमें कंपैरिजन रोकना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन से बच्चों का मॉरल स्पॉइल होता है, बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, बच्चों को लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो कुछ भी नहीं है और जो दूसरा कर रहा है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कंपैरिजन अगर आपका हो, जो महिलाएं मुझे सुन पा रही है, जो मैम मुझे सुन पा रहे हैं, मैं अगर उनको कहूं कि आपका ढोकला बहुत स्पंजी नहीं है, क्यों ऐसा? आपकी चटनी में स्वाद नहीं है, वो बाजू वाली आंटी है उनका ढोकला बहुत स्पंजी है, तो कैसा लगेगा? आप सोचिए। अगर आपका बच्चा आपके फादर को बोलता है कि पापा आपने जैसे कल बोला कि वो देख ऐसा कर रहा है, वो देख ऐसा कर रहा है, पापा मेरे वो दोस्त के पास में तो यही कार है, आपके पास में तो कार ही नहीं है, तो फिर कैसा होगा? कंपैरिजन अगर आपका किया जाए तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा, लगेगा ना? बुरा लगेगा, सॉरी, आपको भी बुरा लगेगा। किसी को अच्छा नहीं लगता कंपैरिजन। हर व्यक्ति अपनी जगह पे अलग है, डिफरेंट है। वैसे ही आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि आपका बच्चा भी डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। वो सब बच्चों के जैसा नहीं होगा, हो सकता है उसमें कुछ अलग क्वालिटीज है, उसमें कुछ अलग है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज से शुरू कर दीजिए, क्या? अप्रिसिएशन। आपका बच्चा छोटी से छोटी चीज भी अगर अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट करिए, इमीडिएट अप्रिशिएट करिए। और अगर कोई गलती करता है उसको पनिश भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डांटिए, लेकिन उसको समझाइए कि ऐसा करना गलत है, उसको बताइए। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, मेरा बच्चा अगर बोलेगा ना मुझे स्कूल में नहीं जाना, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इतना ही करता हूं, क्योंकि मैंने एक बार उसको दिखाया है, वो कचरा बीनने वाले जो होते हैं ना, बॉटल प्लास्टिक उठाने वाले, मैंने उसको उसकी वीडियोस इमेजेस बताई और उसको बोला है स्वराज पता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं की। तब अब जब वो मेरा बच्चा जो मुझे बोलता है, जैसे परसों ही मैंने आपको बताया कि उसने कहा कि हिंदी का एग्जाम है तो मुझे नहीं जाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटू, तो अपन वो बोरी लेते हैं और आप वो काम करोगे, तो नहीं पापा मैं स्कूल में जाऊंगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं करना है तो इट्स ओके, लेकिन फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। उसको फर्क समझाइए। हम लोग जब तक फर्क नहीं समझाएंगे, उसको दिखाइए जाके कि ये जो लोग हैं आज समाज में इस बुरी सिचुएशन में क्यों है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद को डेवलप नहीं किया, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, और एजुकेशन से भी ज्यादा उन्होंने एज ए ह्यूमन खुद को डेवलप नहीं किया, इसलिए आज उनकी परिस्थिति ऐसी है। और जो पढ़े लिखे हैं आप उनको भी दिखाइए, कभी लेके जाइए बच्चे को कलेक्टर की कैबिन दिखाइए, कभी लेके जाइए बच्चे को किसी ऑफिसर को दिखाइए, किसी बिजनेसमैन को दिखाइए। मैं ये कह रहा हूं बच्चे को चुनने दीजिए, आप उसको फोर्स मत करिए चुनना। मैं मेरे बेटे को बिल्कुल फोर्स नहीं, पढ़ ना, नहीं पढ़ना, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटू, रख दो, कोई इश्यू नहीं। तो आपको इस तरीके से ही उसको हैंडल करना पड़ेगा। अब आते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी क्यों हो रहे? जिद्दी, सबसे पहली बार आप एक बात समझिए कि बच्चा जिद्दी होता कैसे है, उसकी एक प्रोसेस है। पहले तो वो मांगता है, आप नहीं देते हो, फिर वो धीरे धीरे उसको समझ में आता है, चीख खिलता है, चिल्लाता है, आप उसकी चीख चिल्लाहट से डर के चलो ठीक है ले ले, उसको लगता है अच्छा ये करने से मिलता है। फिर अगली बार देखता है, आपको पता चल जाता है ये बहुत जिद्दी हो रहा है, तो आप फिर वो चीखता चिल्लाता आप नहीं देते हो, फिर वो नीचे जमीन पर लेट जाता है, फिर आप शर्मिंदा महसूस करते हो क्योंकि लोगों के सामने वो कर रहा है, फिर आप देते हो, उसको पता चलता है अच्छा ऐसा करने से नहीं मिल रहा है क्या,
लेटना पड़ेगा जमीन पे, ठीक है। फिर वो आप लेटने से भी नहीं दे रहे हो, मान लो आपको ये पता चल गया नहीं बिल्कुल ये बहुत ज्यादा जिद्दी और आप तो देना ही नहीं है, फिर वो और तमाशा करता है। और ये मैंने कई बार कितने सारे मॉल में देखा है। मेरा बच्चे को मैं स्कूल से ले जा रहा था, मेरा बच्चे ने भी बोला कि पापा गार्डन में चलेंगे, मेरे बेटू आज नहीं कल। मेरा बेटा मान गया, जिद नहीं की, क्योंकि उसको पता है उसको जो चाहिए मिल जाता है, लेकिन जिद करेगा तो फिर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे सामने एक मदर थी, उन्होंने अपनी बच्ची को हाथ में उठाया था, बैग उसकी हाथ में था, उस बच्ची के टिफिन का बॉक्स, लिटरली उस बच्ची ने उसको फेंक दिया और अपने मम्मी के कंधे से बिल्कुल झटके मारकर उतर गई और वहीं पे लेट गई। आखिरी में क्या हुआ, आखिर में उस मदर ने शर्म के मारे उस बच्ची को लेके गई गार्डन। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, अगर मैं वहां पे होता, मैं लिटरली वहां से बैग लेकर गाड़ी लेकर निकल जाता। एक बात आप याद रखिए, अगर आपने उसकी जिद पूरी की तो उसको यह मैसेज आता है कि ऐसा करने से मिलेगा, लिटरली ऐसा करने से मिलेगा, तो वो वैसा ही करेगा, जिद करेगा। आज छोटी छोटी चीजों के लिए कर रहा है, कल बड़ी बड़ी चीजों के लिए करेगा। आप पेरेंट्स, आप ये सोचिए कि आप उसको कैसा भविष्य देना चाहते हैं, कैसी लाइफ आप उसको देना चाहते हैं। अगर उसको एक अच्छी लैविश लाइफ देनी है ना, तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 हमें करना है, हमें उसको अपनी परिस्थिति से अवगत कराना है। कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, और ठीक है, मानता हूं अच्छी बात है कि हम लोग जो तकलीफ देखे, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा वो तकलीफ देखे, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लोग आज भी जितनी तकलीफें उठा रहे हैं उस बच्चे को पालने के लिए, पोसने के लिए, उसकी जरूरतें पूरे करने के लिए, मैं चाहता हूं उसको साथ में लेकर बैठिए। बिल्कुल रोज एवरी डे उसके साथ में डिस्कशन होना चाहिए, बात होनी चाहिए। मदर फादर ने अपना घर का बजट उसके सामने डिस्कस करना चाहिए, और उसको यह महसूस कराइए कि जो पैसा आता है वो कहां से आता है, कैसे आता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसको जाकर दिखाइए, रिक्शे वाला दिन भर बैठा रहता है धूप में और तब जाके उसको सवारी मिलती है। उसको दिखाइए किसान मजदूर, रास्ते पर पत्थर तोड़ने वाले, उसको दिखाइए एक एसटी का ड्राइवर, वो 6-6 घंटे गाड़ी चला रहा है, उसका पैर दर्द कर रहा है, इतना ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक पुलिस, उसको दिखाइए मेहनत, उसको मेहनत दिखाइए, लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, और तब जाके पैसा आता है। तब जाके दोस्तों उसके माइंड में वैल्यू बनेगा पैसे का, उसको ये चीज समझ में आएगी कि क्यों है। आज आपको पता नहीं, मैं बता देता हूं, और मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने मेरा बच्चा होने से पहले बहुत सारे पेरेंटिंग के सेशन लिए, और तब मेरे माइंड में था कि जब मुझे बच्चा होगा तो मुझे ये सब अप्लाई करना है, और मैं अप्लाई कर रहा हूं, और लिटरली मुझे उसके रिजल्ट काफी हद तक दिख रहे हैं। मेरी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब लगी, उसकी वजह से हम लोग सिन्नर में शिफ्ट हुए। मेरा बच्चा वर्धा में मेरी सास और ससुर के पास में है। अब ये क्यों बता रहा हूं, 5 साल का बच्चा, और सब लोग मेरे बोल रहे कैसे क्या रहता है वो, कैसे रहता है वो, रहता है लिटरली। और वो सिर्फ रहता नहीं है, वो उसको अगर आज मैं पूछूं, बेटा मैं अभी रिसेंटली मैं कल ही आया हूं, निकलते वक्त वो रोया, लेकिन उसको बोला मैंने नहीं जाऊं, फिर नहीं जाऊंगा तो काम नहीं करूंगा। आज उसको मैंने अगर उसको पूछो तो बेटा काम क्यों करना है, उसको बताया है, उसको ब्रेन मैपिंग करवाया है, उसको समझाया है, उसको पता है काम क्यों करना है, पैसे मिलते हैं, पैसे से क्या करेंगे, फिर मेरी स्कूल की फीस है, इलेक्ट्रिक बिल है, वो लिटरली बोलता है। और ये बोल क्यों रहा है, क्योंकि मैंने बताया। दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास में बच्चा है, आज उसको समझाओ, उसको बताओ, चीजों को आपने डिस्कस करना है। बाहर के लोगों के भरोसे पे मत छोड़ो, क्योंकि बाहर की दुनिया उसको कैसे मैनिपुलेट करेगी ये कोई बता नहीं सकता। ये डिस्कशन आपके साथ में ही होना चाहिए, आपके साथ में ही होना चाहिए। इवन रिलेशनशिप क्या होती है, अगर आपका बच्चा टीनेज में है, 13 to 19 ये होती है टीनेज, अगर आपका बच्चा टीनेज में है तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी एडिक्शन वाली चीजें हैं, अल्कोहल है, सिगरेट्स है, टोबैको है, मैं चाहता हूं खुलकर फादर उन चीजों के बारे में बच्चों से बात करें कि बेटा ये क्या है, इससे क्या होता है, और उसकी इमेजेस बताइए कि कैंसर, मुंह का कैंसर कैसे होता है, सिगरेट पीने वाले की फेफड़ियां क्या होती है, ड्रिंक करने वालों की हालत क्या है। मैं चाहता हूं हर फादर अपने बच्चे से, टीनेज 13 क्रॉस हो गया उससे बात करो। मैं चाहता हूं कि हर फादर, हर मदर उसको लेकर बैठे, जैसी टीनेज के आसपास वो है
10, 12, 13 साल का रिलेशनशिप क्या होती है उसके बारे में उसको समझाया जाए, क्योंकि अगर आप नहीं समझाएंगे तो दुनिया समझाएंगी और दुनिया अपने मतलब के हिसाब से उसको समझाएंगी, और एक बार दुनिया के हिसाब से वो समझने लग गया तो फिर आपके हाथ से वो निकल जाएगा। मैं आज के इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और 3 पॉइंट है, ये अभी स्किप मत करिएगा, हमारे पास थोड़ा सा समय और है। 3 पॉइंट और मेरे बहुत इंपॉर्टेंट जो सेशन के बाकी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चा आपसे कनेक्टेड होना चाहिए, शेयरिंग आपसे होनी चाहिए, बात आपसे होनी चाहिए, डिस्कशन आपसे होनी चाहिए। एक बात याद रखिए, और एक चीज जो आप प्रेशर क्रिएट करते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे आ रहा हूं, जो प्रेशर क्रिएट आप बच्चों पे करते हैं पढ़ने के लिए या एग्जाम के लिए, जो माहौल बना के रखा है हम पेरेंट्स लोगों ने या समाज ने, एग्जाम है बेटा तेरी एग्जाम है, तू हंस मत, तू खेल मत, तू ये मत कर, तू मौत मर। लोगों को भी बता रहे नहीं नहीं हमारे बच्चे की एग्जाम है। अरे वो एग्जाम है, उस बच्चे को ये चीज समझाओ कि एग्जाम जिंदगी भर देनी है उसको। ये सिर्फ एक एग्जाम है जो किताब में जो लिखा है वो अगर आपने बेटा पढ़ा होगा, आपने पढ़ाई की होगी, वो आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हमने पास होने के का इतना प्रेशर बना के रखा है कि बच्चा फेल होने से डर रहा है लिटरली। आप लोग सच में एज ए पेरेंट मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या फेल होना गुनाह है? बताइए, आप खुद सोचिए, कौन फेल नहीं हुआ है? चलिए वो भी नाम बता दीजिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, पॉलिटिक्स में जब वो गए उनको भी हार एक्सेप्ट करनी पड़ी। महात्मा गांधी, उनको भी फेलियर कई बार, कुछ हर उनकी मूवमेंट नहीं चली, उनको भी कई बार फेलियर देखना पड़ा। किसको फेलियर देखना नहीं पड़ा? सचिन तेंदुलकर कितना भी ग्रेट हो, हर बॉल पे 6 नहीं मारता है, हर बॉल पे 6 नहीं मारता है। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कितने भी बड़े एक्टर हो, उनकी हर मूवी हिट नहीं होती। हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, जो उसको ठेस लगने से भी चीजें समझना जरूरी होता है। हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 मेथड होती है समझने की। नंबर 1, आपके बच्चे को कोई कुछ बताए, वो सुने, समझे और अपनी लाइफ को बदले। नंबर 2, उसको कोई समझाए, फिर वो समझे और फिर अपनी लाइफ में वो चेंज लाए। नंबर 3, उसकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हो जिससे उसको ठेस लगे, उससे उसको अनुभव आए, फिर वो अपनी लाइफ को बदले। और नंबर 4, सब कुछ बर्बाद होने के बाद। तो हमें ये आखिरी वाला जो है, सब कुछ बर्बाद होना, मतलब क्या? समय और उम्र, एज, टाइम, ये जाने से पहले उसको वापस लाना है। उसको समझाने से प्रोसेस में लेके जाओ, उसको बताने के प्रोसेस में लेके जाओ उसको, या फिर इंसिडेंट होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फेल हो गया ना, लाइफ स्पॉइल नहीं हो रही है। लेकिन कोई भी सिचुएशन हो, उसको हमेशा यह महसूस कराओ कि आप उसके साथ खड़े हैं, साथ, पीछे नहीं, आप उसके साथ खड़े हैं। आज के डेट में जितने भी क्रिमिनल्स हुए हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब वो बच्चे थे क्या वो क्रिमिनल थे? क्या वो बचपन से ही ऐसे हुए हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आपने फोकस किया तो आप सोचिए कि ये बच्चे भी वैसे ही थे जैसे आज आपके बच्चे हैं। जितने भी क्रिमिनल आज हैं, ये जब बच्चे थे ये वैसे ही थे जैसे आज आपके बच्चे हैं, वैसे बिल्कुल। ये लोग टूटे हैं, ये सोसाइटी से टूटे हैं, ये माँ बाप से टूटे हैं। और क्यों टूटे हैं? यही सब परसेप्शन जो बना के रखा है दिमाग में, पढ़ाई 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 पढ़ाई। एक बात याद रखिए, बच्चा लिटरली जैसा आप इरिटेट होते हैं ना, पापा चलो ना घूमने, पापा चलो ना घूमने, आपको कुछ और काम होता है, आपको कुछ और प्लानिंग होती है, बच्चा रट लगाता है, आपको इरिटेट नहीं होता है ना? बस वैसे ही उस बच्चे को भी इरिटेट होता है। अब अप्लाई क्या करना है यहां पे? अब सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, आगे सॉल्यूशंस रहेंगे, बिल्कुल मिस मत करिए। अप्लाई क्या करना है यहां पे? रट जो आप लगा रहे हैं ना, उसको रोकिए। बेटा पढ़ाई करो, एक बार बोल दिया, दैट इज इनफ। अगर वो नहीं कर रहा है, उसकी जरूरत की चीजें रोक दो, उससे बात कम कर दो, उसको जो चाहिए वो दो। उसको ये समझ में आना चाहिए, एक ही बार बोल रहे। जो पापा रोज बोल रहे थे, जो मम्मी रोज रट लगा रही थी, पढ़ो 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 पढ़ो, अरे अचानक हुआ क्या? इन्होंने पढ़ो करके बोलना ही बंद कर दिया। एक ही बार समझाओ, बेटा एग्जाम है, आगे एग्जाम है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारी फीस, हमारे पैसे, हमारी मेहनत थोड़ी सी वेस्ट होगी, आप फेल हो जाओगे, देखेंगे फिर बाकी बच्चे आगे निकलेंगे, आप वही रह जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा।
जरा ये करके देखो, आप मिरेकल नहीं हुआ ना, मैं चैलेंज करता हूं आपको। क्या हो रहा है, एक ही चीज करने को बोल रहे तो वो बच्चा बच्चा इरिटेट हो रहा है। आपको मैं बताऊं, अगर आपको मैं बोलूं कि आपके किचन में जाओ और सब कुछ देख लेना, लेकिन आपके किचन में एक रेड कलर का डब्बा रखा है, उसको मत देखना, आप क्या करोगे? उसी को देखोगे, वहीं पे जाओगे। मोबाइल के बारे में भी वही हो रहा है। हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल देखता है, हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल देखता है, इसको बता रहे, उसको बता रहे, उसको पूरी दुनिया को बता रहे कभी। अच्छा, एक और बात, क्या ये पॉइंट नंबर 7 में जो आपके से शेयर कर रहा हूं, क्या ये मोबाइल इनके हाथ में आया है, इनकी गलती है? ये जो टेक्नोलॉजी इनके उम्र में आई है, इनकी गलती है? ये जो 100 चैनल्स हम लोग देखते हैं, इनकी गलती है? आप सोचिए, आपके टाइम पे दूरदर्शन था, कभी डीडी मेट्रो लगता था, अगर कभी घर के ऊपर से केबल जुड़ी गई है तो आपने भी जुगाड़ करके केबल देखा है ना। आप सोचिए कि इनके उम्र में एक ऐसा गैजेट उनके साथ में आता है जो कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है। मतलब 2-3 महीने का बच्चे को भी आप मोबाइल देखो, वो देखता रहेगा, इतने चेंज कलरफुल से वो, तो कैसे बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे? और हर पेरेंट उठाकर ये मोबाइल पे डाल देता है, बच्चे बिगड़ रहे क्यों? मोबाइल की वजह से। बच्चे बिगड़ रहे क्यों? टीवी की वजह से। कब हम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि बच्चे बिगड़ रहे नहीं, हम लोग उनको सुधार नहीं पा रहे, हम लोग उनको समझा नहीं पा रहे। बच्चा झूठ बोल रहा है क्योंकि हम लोग उनको सच बोलने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे, सच का साथ उसको नहीं दिया। अगर वो गलती भी किया लेकिन सच आके बताया तो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। सीधी सीधी बात कहना चाहता हूं, अगर वो मोबाइल पे गेम खेलता है, कभी क्या कभी जो रोज पेरेंट्स बोल रहे हैं मोबाइल देखता है, हर वक्त मोबाइल देखता है, कब कब से देख रहा हूं मोबाइल देखता है, ये बोलना छोड़कर क्या कभी आप उसके साथ में बैठकर ज्वाइन किया है आपने? जरा आप खेल कर देखना, वो जो गेम वो खेल रहा है, आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक बात याद रखिए, ये जो जनरेशन है ये बहुत स्मार्ट है। ये वो जनरेशन है जो काफी पिछली जनरेशन को आगे छोड़ते जा रही है, पीछे छोड़ते जा रही है। आपको करना क्या है ऐसे मोड में? उसके साथ ज्वाइन करिए, उसके साथ बैठिए कि बेटा मेरे को बताओ यार आप कैसे खेलते हो, जरा इंटरेस्ट तो लो आप। एज ए पेरेंट्स उसको शौक लगना चाहिए कि यार आज तक मेरे पापा मेरे को बोलते थे मोबाइल मत देख, आज मेरे पापा बोल रहे चल आज गेम खेलते, चल आज बैठते, वो कौन सा गेम था वो तू खेल रहा था, चल मुझे भी दिखा मैं भी खेलता। आप जब ज्वाइन करेंगे तब जाके आप उसको समझेंगे, क्योंकि जो गेम में वो कुछ अच्छा कर रहा है जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन के या बाहर के, आप उसको बुरा बोल रहे हो तो उसके माइंड में क्या जाता? यार मैं जो कुछ अच्छा कर रहा हूं, मेरे दोस्त तो अच्छा बोलते, पापा को ही बुरा लगता, तो आप अपने आप इनडायरेक्टली दुश्मन बन रहे हो। दुश्मन मत बनिए, दोस्त बनिए। पेरेंट्स आप तब बन चुके जब उसका जन्म हुआ, आज खुद को पेरेंट्स मत बताइए, आप एज ए फ्रेंड उसके साथ ज्वाइन करिए, उससे बात करिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं फिर आप बोलोगे यार बार बार अपने बच्चे का एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये चीज मैंने अप्लाई की और उसका रिजल्ट है। मेरा मोबाइल कहीं पड़ा रहेगा और मेरा बच्चा रहेगा इधर उधर खेलेगा, लेकिन जाकर मोबाइल खुद से लेगा नहीं। अगर उसको चाहिए तो आके मेरे पास बोलेगा बाबा 5 मिनट मोबाइल, फिर मैं सोचता हूं चलो ठीक है बहुत दिन हो गए नहीं दिया, दे दिया। लिटरली वो मोबाइल देखता है, और अगर मैं उसको बोलूं बेटू 5 मिनट हो गए ना, शायद 1-2 बार बोलना पड़ता है, इमीडिएट बंद कर देता है, रख देता है। मेरा यह कहना है कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, देते तो इतना देते कि खाते पीते हर वक्त मोबाइल देते, और कुछ नहीं देते तो इतना नहीं देते कि फिर वो कोई मेहमान आते तो उनके जेब पर झपट पड़ता है। ऐसा मत करिए। उसकी क्यूरियोसिटी भी बनाकर खत्म करनी है अपने को, और उसको उसका इंटरेस्ट भी बनाकर रखना है। उसकी क्यूरियोसिटी भी मत खत्म करिए। मोबाइल भी देना है, उसको ये बताना है कि बेटा मोबाइल का भी एक टाइम है। उसको ये बताओ फुल मस्ती करो बेटा। मैं मेरे बेटे को पूछता हूँ स्कूल में मस्ती की है कि नहीं, आप पूछते हैं पढ़ाई की कि नहीं, मैं पूछता हूं मेरे बेटे को मस्ती की कि नहीं। क्यों? लेकिन उसको ये डिस्क्राइब करके रखा है कि मस्ती कहां पे करनी है, ग्राउंड पे, सीरियस कहां पे होना है, क्लास में। ये चीज हमें ही समझानी पड़ेगी, हमें ही बतानी पड़ेगी, हमें ही बात करनी पड़ेगी। कुछ पेरेंट्स का तो ये भी प्रॉब्लम होता है, जो नर्सरी के पेरेंट्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, वो खाता ही नहीं है, वो खाता ही नहीं है सर। मेरा एक वीडियो भी है, उस पर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। सर मेरा बच्चा मैगी के अलावा खाता ही नहीं। कैसे नहीं खाता? मैं आप लोगों को पूछता हूं, अगर आपको 2 दिन खाना नहीं दिया, और मान लो 2 दिन खाना न देते हुए बाद में अगर कोई 2 महीने का बनाया हुआ चूड़ा अगर आपको दे दिया जाए, आप इतने भूखे होते हो ना कि वो चूड़ा भी खा लोगे, ये पूछोगे भी नहीं कब बनाया हुआ है, और जैसी भी टेस्ट हो खा लोगे, क्योंकि भूख है, आग लगती है पेट में।
वो भी बच्चा है। आप सिर्फ इतना करो, मेरा बच्चा मैगी के अलावा खाता ही नहीं, बंद कर दो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? एक टाइम नहीं खाएगा। आई एम सो सॉरी जो मैं वर्ड्स यूज करने जा रहा हूं, और ये वर्ड्स मैं सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने मेरे बच्चे के लिए भी बोला है, मेरी सासू माँ को भी बोला, मेरी वाइफ को भी बोला। नहीं खाएगा ना, मरेगा नहीं। आई एम सो सॉरी, नहीं मरेगा। मेरा बच्चा आज भी वो चिप्स ये वो नहीं लेके जाता है स्कूल में। मेरा बच्चा रोटी सब्जी लेके जाता है, या पराठे लेके जाता है, या फिर कोई फ्रूट लेके जाता है। हर बार बिस्किट्स वेफर्स मत आदत लगाइए, ये एक स्लो पॉइजन है जो आप अपने बच्चे को दे रहे। बाई चांस दिया चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर बार नहीं दे रहा है ना, मत लेके जा बेटा टिफिन, बिल्कुल टिफिन मत देना उस दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। भूख लगेगी अपने आप खाएगा। दूसरी बात, पेरेंट्स की और एक गलती इस मामले में, हमारी गलती क्या हुई पेरेंट्स की, हमने ना भूख लगने के पहले थाली परोस दी, तो बच्चे को ना वो ऐसा लगता है अवेलेबल ही है हर चीज। भूख लगने दो, आपके पास बच्चा आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आज नहीं खाएगा, मान लो आज नहीं खाएगा, कल सुबह नहीं खाएगा, मम्मी को टेंशन आ जाती है, अरे यार उसने कल रात को खाना नहीं खाया, क्या हुआ? नहीं होगा इसका इंटरेस्ट, नहीं उसको पसंद, ठीक है नहीं खाएगा, क्या होगा? दूसरे दिन भूख लगेगी अपने आप खाएगा। आप ना इतना अवेलेबल मत रहो कि उसकी वैल्यू ही खत्म कर दो। यू नो, पतंग होती है ना, पतंग, पतंग हम लोग जो उड़ाते हैं, काइट पतंग को जब उड़ाते हैं तो पतंग उड़ती है आसमान में। एक समय आता है कि पतंग को लगता है यार मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, और मुझे अननेसेसरी ये डोर ने कंट्रोल करके रखा है। बच्चों का भी वैसे ही होता है, बच्चे उस पतंग की तरह होते हैं, उड़ना चाहते हैं, फैलना चाहता है आसमान में, कई अपने मन मुताबिक जीना चाहते हैं। और उनको जब आप डोर से कंट्रोल करते हो बच्चों को, तो वो डिसिप्लिन की जो डोर होती है, तो बच्चों को लगता है यार पेरेंट्स ना मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स ना मेरी खुशी नहीं समझते, पेरेंट्स मुझे मन मुताबिक जीना नहीं देना चाहते। लेकिन बच्चों को एक चीज नहीं समझ रही कि वो जो डिसिप्लिन की डोर जब तक है तब तक वो आसमान में उड़ रहे। अगर ये डोर पेरेंट्स की डिसिप्लिन की कट जाए तो वो पतंग को कागज का टुकड़ा बनने में समय नहीं लगता। दोस्तों, हमें हमारे बच्चों को इसी चीज के लिए तैयार करना है, उनको ये डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस समझाना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे या समझाएंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। दोस्तों, मेरा आज का ये जो बताने का मकसद ये है कि हमारा बच्चा हमारे हाथ में हो। एक बार हमारे हाथ से छूट गया ना, हाथ में हो इसका मतलब ये भी नहीं कि ओवर पैम्परिंग करो, हाथ में हो इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बार उसको रोको टोको, ये मत कर वो मत कर वो मत कर, उसको थोड़ा क्रिएटिव भी होने दो ना। मैं तो कितने सारे पेरेंट्स को बोलता हूं, आपका बच्चा 5वीं 6वीं में, दो उसको 100-200 रुपए और कहो ये बैंक का पासबुक है बेटा, जाओ बैंक में पैसे डाल के आओ। वो बोलेगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तुम डाल के आओ, किसको भी पूछो। उसको सीख मिलेगी स्ट्रेंजर से बात करने की, उसको सीख, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा नुकसान, 100-200 रुपए कोई लूट लेगा, छीन लेगा, छीनने दो, लूटने दो, ज्यादा से ज्यादा वही होगा ना, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। भेजो तो उसके अंदर डर डर बना हुआ है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करते कई सारे बच्चे, कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्फिडेंट? क्योंकि हमने ही कॉन्फिडेंस आने ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया हमने। आज भी हमारे यहाँ पे मेहमान आते हैं, अगर बच्चा डांस कर रहा है तो हम उसको डांटते हैं, अगर वो पोएम गा रहा है हम लोग उसको डांटते हैं, अगर वो खेल रहा है उसको बोलते हैं बड़े लोग बैठे हैं ना, चलो अंदर जाओ। अरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया यार। क्या बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं था? मैं आप लोगों को जितने भी फादर्स हैं उनको पूछता हूं, मैं रोड का, रस्ते पर का कोई भी लावारिस डॉग मैं चुनता हूं और आपको मैं चैलेंज करता हूं, जाओ उसके पीठ पे बैठो और उसके कान खींचो, खींचोगे आप? है हिम्मत आप में? लेकिन अगर छोटे से 1 साल के नन्हे से शैतान बच्चे को किसी को बोल दो ऐसा कोई डॉग है, वो जाएगा बैठेगा उसकी पूंछ खींचेगा, उसके मन में डर नहीं है। फ्रेंड्स, बच्चों के मन में डर था ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही था। ये हमने खत्म किया है। ये कर मत, वो कर मत, गिर जाएगा, लग जाएगा। अरे आप भूल गए क्या, जब आप साइकिल सीखे थे कितने बार घुटने फूटे थे? तब तो कोई गार्ड नहीं था, आज तो नी गार्ड है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि आप बच्चों के पीछे खड़े रहो, वॉच रखो, साथ में रहो, लेकिन इतना उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस ही बाहर ना निकले। उनको बाहर लेके जाओ, उनको बात करवाओ, 4 लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराओ, उनको पार्टिसिपेट कराओ नई नई चीजों में। आज के बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं है। आज देखिए आप कितने सारे बच्चे इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं। एजुकेशन तो बहुत अच्छा है, परसेंट अच्छा है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग उनमें डेवलप कराइए।
बिल्कुल होनी चाहिए। उस दिन भी बिंदु मैम से कभी भी मिलकर पूछिए, या आपके बच्चे भी उसमें थे शायद सेशन में, 9th के और 10th के, कितने सारे बच्चे डर रहे थे लेकिन धीरे धीरे आगे आए, बात करना शुरू किया, रोए भी कुछ, उनको मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन शुरुआत तो हुई। और मोटिवेट किसने किया? प्रिंसिपल मैम ने मोटिवेट किया उनको। मैं सच में मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं। 40 सेशन हुए मेरे टोटल, आपके 40 गांव में 30 से 40 सेशन हुए मेरे टोटल, लगभग 29 या 30 स्कूलों में, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लास के लिए। लेकिन ये आपकी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, ये एक स्कूल है जहां पे प्रिंसिपल मैम ने सेशन के बाद में छोड़ नहीं दिया, चलो हो गया फॉर्मेलिटी ना, उनको पूछा, रिकॉल कराया, उनको बुलाया, चलो बोलो आपको क्या स्टक हुआ, आपको क्या लगा, कौन से पॉइंट ने आपको झिंझोर कर रख दिया। बच्चों के मन में था, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले एक भी बच्चा नहीं आ रहा था, और टोटल आई थिंक प्रिंसिपल मैम अगर मैं गलत नहीं हूं 10 से 12 बच्चे तो मिनिमम सामने आए, और खुद से आए बाद में खुद से आए। तो हमें इसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना है, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करना है। और आप लोगों को मैं एक बात पूछूं, आप लोग अपने बच्चे को क्या बनाओगे? तो आप लोग इजी से कहते हो उसको इंजीनियर बनाना है, उसको कलेक्टर बनाना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये आपके हाथ में नहीं है, उसको क्या बनाना है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज आप उसको बना सकते हो, वो है एक अच्छा इंसान। क्योंकि अगर वो एक अच्छा इंसान बनेगा ना, तो आपको तो नहीं छोड़ेगा। सबसे पहली चीज ह्यूमैनिटी उसमें रहेगी। मान लेता हूं सक्सेस कम मिलेगी, लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। सुख रहेगा, समृद्धि रहेगी, समाधान रहेगा, वो खुश रहेगा, क्योंकि वो किसी गलत इसमें फंसा नहीं रहेगा, कोई गलत कामों में नहीं रहेगा। एक अच्छा इंसान रहेगा तो उसको उसकी वैल्यू मिलेगी, उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ में लेट क्यों ना हो, हमेशा अच्छा होता है, ये मेरा मानना है। दोस्तों समय बहुत हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। हम लोग एक 4 से 5 सवाल लेंगे और फिर बाद में इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। बहुत सारे पॉइंट है कि 1 घंटे का सेशन बिल्कुल होता नहीं है। पैरेंटिंग के लिए मिनिमम 1.5 से 2 घंटा चाहिए। और हमने जो टाइम रखा था 8 से 9 का, और बहुत सारे पेरेंट जो भी जुड़े हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके अगर कोई सवाल होंगे तो कृपया आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग वेट करेंगे सवाल आने तक, या फिर आए हैं तो देख लेते हैं। रुशाली का क्वेश्चन आ लेगा, चेक कर। किसी को भी अगर आपको आप में से किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। आज का ये सेशन उन लोगों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा जो लोग आज के इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए। और ये सिर्फ आज के सेशन के लिए नहीं है, इसके आगे भी और भी यूट्यूब लाइव के सेशन में लेने वाला हूँ। अलग अलग टॉपिक पे रहेंगे, मैं प्रिंसिपल मैम को भी शेयर करूँगा, और वो स्पेशल टॉपिक रहेंगे। आज का ये कंस्ट्रक्टिव अलग अलग पॉइंट्स को लेकर था, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें कवर। हाँ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले लेते। क्या क्वेश्चन है? How to convince our parents to what we have to become in future? अच्छा, ये क्वेश्चन शायद किसी बच्चे ने पूछा है कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करूं मेरे फ्यूचर में जो मुझे करना है। तो बेटा अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आप एक बच्चे हो फिर भी आपने ये सेशन अटेंड किया। आप एक काम करिए, सबसे इंपॉर्टेंट आप इंपॉर्टेंस बताइए अपने पेरेंट्स को कि आप जो कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि पेरेंट्स देखिए, बच्चों के माइंड में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो माँ बाप ने पूछना चाहिए, बेटा आपको क्या लगता है, आपको क्या बनना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल ही नहीं आना चाहिए था। अगर ये सवाल ये बच्चा पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको टेंशन है इस बात की, मैं कैसे कन्विंस करूँ, क्यों कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं उस बच्चे को एक ही कहना चाहूँगा, बेटा एक काम करो, आप सबसे पहले जो कुछ भी आपको करना है उसका इंपॉर्टेंस अपने पेरेंट्स को बताओ। नंबर 2, अपने पेरेंट्स को ये महसूस कराओ, ये एहसास दिलाओ कि आप गलत ट्रैक पर बिल्कुल भी नहीं हो। नंबर 3, आप कितने सीरियस हो उस फील्ड के बारे में, ये भी आप उनको बताओ। नंबर 4, उस फील्ड में कैसी ग्रोथ है, कितनी ग्रोथ है, आप क्या कर सकते हो, कितना खुश रहोगे, कितना सेटिस्फाइड रहोगे। क्योंकि इतना बड़ा 3 इडियट मूवी हमने देखा, वो फरहान के फादर और उनका रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन अब तक बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो समझ नहीं पाए अपने बच्चों को, स्पेशली करियर के बारे में। तो मैं यही आपको बेटा कहना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेरेंट्स को ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ। और आप उनको बताओ कि जो कुछ वो कह रहे हैं कि ये बन वो बन, तो आप उनको बताओ कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आप उसमें बेटर नहीं कर पाओगे।
या बेहतर नहीं कर पाओगे, आप उनको कन्विंस करो, बताओ। अगर कुछ नहीं हो पाएगा आप मुझसे कंसल्ट करो, मैं बात करूंगा, कोई इश्यू नहीं। और कोई क्वेश्चन है पेरेंट्स, कोई क्वेश्चन है? हाँ रुशाली, कोई क्वेश्चन आलेख का? नहीं। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है कैन बी सक्सेस, हाँ, हाउ कैन वी बी सक्सेस इन लाइफ? हाउ वी कैन बी सक्सेस इन लाइफ। लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक बात याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हो, उसका रीज़न आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब तक पर्पस नहीं होता कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो तब तक उस काम में ना आप लोग अपना 100% नहीं देते। फिर बहाने आएंगे ना तो आप लोग इजीली बहाने चुनोगे। आप एक बात याद रखिए, कोई भी इंसान सफल तब होता है जब वो बहाने नहीं चुनता है, बहाना चुनता है करने का, कारण नहीं चुनता है, एक कारण चुनता है उस काम को करने के लिए, तब जाके पैशन आती है। नंबर 2, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम में अपने लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है, डिसिप्लिन उस काम में होना चाहिए। उस काम को करते वक्त आपकी बिल्कुल 100% डेडिकेशन होना चाहिए अपने आप। नंबर 3, कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लाइफ में सक्सेस होना है। और सक्सेस का पहली बात तो मतलब समझिए आप, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सक्सेस का मतलब रिलेशनशिप भी है। इसलिए मैं हमेशा मेरे सेशंस में कहता हूं, लव द पीपल नॉट टू थिंग्स एंड यूज थिंग्स नॉट टू पीपल। आप लोगों से प्यार करिए, चीज़ों से नहीं, चीज़ों का इस्तेमाल करिए, लोगों का नहीं। क्योंकि सक्सेस का मतलब लोगों ने सिर्फ पैसा बनाकर रखा है, स्टेटस बनाकर रखा है। सक्सेस का मतलब होता है हैप्पीनेस। आप मेंटल सेटिस्फाइड हो क्या, आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपके आसपास के लोग कैसे, लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो, आप अपनी लाइफ में हैप्पी फील कर रहे हो क्या, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो क्या, खुश हो क्या। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने का लाख रुपए कमा रहे हो या 10,000 रुपए, मैटर ये करता है आर यू हैप्पी। और कुछ रुशाली, और कोई क्वेश्चन है? चलो, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के सभी टीचर्स भी, और प्रिंसिपल मैम आपका, और थैंक यू सो मच पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज के इस सेशन को अटेंड किया, इतना वैल्यूएबल समय दिया। आने वाले समय में भी ऐसे ही फेसबुक यूट्यूब लाइव, सॉरी, मैं कोशिश करूंगा अलग अलग टॉपिक को लेने के लिए। और अगर आपके कभी भी कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, आप प्लीज़ आपके सवाल और कमेंट आज के इस यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपने कमेंट, आपकी प्रतिक्रियाएं दीजिए। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी प्रतिक्रिया मुझे मोटिवेट करेगी आने वाले समय में इसी तरीके से प्रोग्राम लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच। आज का ये सेशन आई होप सफल रहा होगा, आपको कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर नहीं मिले तो आने वाले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सिर्फ सब्सक्राइब मत करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरा कोई भी यूट्यूब लाइव हो या फिर कोई सेशन हो, वो आपको इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन देगा, जिसकी वजह से आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेरा मोबाइल नंबर आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब के मिल जाएगा, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। स्टॉप कसं करू?